हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक। एंड हम कर रहे थे साइकोलॉजी चैप्टर 2 और हमने अब पढ़ना है व्यवहार पारक विश्लेषण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बिहेवियरल एनालिसिस। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आपका डिवीजन हुआ है साक्षात्कार, प्रेक्षण, निर्धारण, नाम निर्देशन और स्थिति पारक परीक्षणों में। अब भाई क्या होता है, विभिन्न स्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार हमें उसके व्यक्ति के बारे में सार्थक सूचनाएं प्रदान करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये मेथड यूज करते हैं, जैसे कि साक्षात्कार हो गया, प्रेक्षण हो गया, निर्धारण हो गया और नाम निर्देशन हो गया एंड स्थिति पारक हो गया एंड परीक्षण हो गया। तो अब क्या क्या करते हैं हम इसमें, हम एक एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम साक्षात्कार पढ़ लेते हैं कि भाई ये क्या होता है, साक्षात्कार क्या होता है। अब साक्षात्कार क्या होता है, देखिए बेसिकली क्या है कि इसके दो पार्ट्स हैं, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो अनस्ट्रक्चर्ड और एक स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड को हम हिंदी में कहते हैं असंरचित और स्ट्रक्चर्ड को हम कहते हैं संरचित। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हो सकता है कि आपको ये डिफरेंस पूछा जाए, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे असंरचित। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते। क्वेश्चंस क्या है, पेशेंट के आंसर के बेसिस पर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो इंटरव्यू ले रहा है वो सिर्फ पहला क्वेश्चन ही सोचेगा कि मुझे भाई पेशेंट से यही पूछना है, और उसके बाद जो क्वेश्चंस डिसाइडेड होंगे वो उस बेसिस पे होंगे जो इंटरव्यू दे रहा है उसके फर्स्ट आंसर के बेसिस पे। मतलब उसके आंसर से ही क्वेश्चन बनाएगा इंटरव्यूअर और उसके आंसर से ही वो क्वेश्चन उसको पूछेगा। ठीक है, पेशेंट के जो आंसर्स हैं, पेशेंट के आंसर्स के बेस पे ही इंटरव्यूअर क्या करता है, क्वेश्चन बनाता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे संरचित मतलब स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चंस फिक्स होते हैं। ठीक है, इसमें आंसर्स जो हैं वो क्लॉज एंड मतलब कि ऑप्शंस में, मतलब कि इसमें जो आंसर्स हैं, संरचित में जो आंसर्स हैं वो ऑप्शंस में भी पूछ सकते हैं एंड आपसे वो उसमें मतलब सब्जेक्टिव टाइप में, जैसे कि मतलब आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, आपको उसका पूरा आंसर लिखना होगा, उसमें भी पूछ सकते हैं। तो ज्यादा मतलब जो वृद्धि है, वो हमारी वृद्धि जो है वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड में होती है, क्योंकि क्वेश्चंस फिक्स होते हैं तो आंसर भी फिक्स्ड होते हैं उसके। अब इसमें हम क्या है, रेटिंग स्केल का यूज करते हैं, लेकिन इसकी एक कमी है। इसकी ये कमी है, एक तो ये इनडायरेक्ट मेथड है, दूसरा इसकी ये डायरेक्ट मेथड है, और इसकी ये कमी है कि इसमें टाइम बहुत लगता है और इसमें एक्सपर्टाइज चाहिए, मतलब कि एक बहुत ही प्रोफेशनल इंटरव्यूअर चाहिए, मतलब प्रोफेशनलिज्म चाहिए इसमें। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेक्षण। प्रेक्षण क्या होता है, ठीक है, आपको नाम से पता चल रहा होगा ऑब्जर्वेशन। आप कहते हैं एक बच्चे से ना कि हाँ मैं तुम्हें सब ऑब्जर्व कर रही हूँ, करो करो, मैं देख रही हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ और शाम को मैं यही तुम्हारे पापा को बताऊंगी, एक बच्चे से एक मम्मी कहती है। तो अब क्या होता है कि जब हम किसी को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड मतलब प्रेक्षण विधि कहते हैं। उसके सारे जितने भी करेक्ट, इसमें क्या होता है कि जो एक पर्सन का हम जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व नहीं कर पाते हम एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व करवाते हैं। अब इसमें क्या है ना, इसमें ये पता है जो ऑब्जर्व हो रहा है उस पेशेंट को पता है कि भाई मैं ऑब्जर्व हो रहा हूँ, तो वो फिर उस हिसाब से वो रिएक्ट ही नहीं करता, वो अपनी रियल पर्सनैलिटी छुपा जाता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि भाई मैं आपके घर आई हूँ ऑब्जर्व करने आपको, एंड आप जैसे रहते हो नॉर्मली आप वैसे ही रहो, मैं आपको ऑब्जर्व करूंगी। अब मुझे पता है कि भाई मेरे तो ऑब्जर्वेशन हो रही है, तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, मैं नॉर्मल डे से भी कुछ अलग रिएक्ट करूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑब्जर्वेशन हो रही है। इसमें ना ऑनेस्टी वाली रिजल्ट नहीं निकल के आता है, इसमें रिजल्ट में खराबी आती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे रिजल्ट में आपको ऑनेस्टी नहीं मिलेगी, कुछ छुपा हुआ होगा, तो उसी को हम प्रेक्षण विधि कहते हैं। इसके लिमिटेशन भी यही है कि इसमें टाइम बहुत लगता है और दूसरी चीज इसमें एक्सपर्ट चाहिए। उसके बाद हम आते हैं
व्यवहार कारक निर्धारण। अब ये क्या है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। इसे हम कहते हैं बिहेवियर रेटिंग। मतलब कि किसी के बिहेवियर के बारे में आसपास के लोगों से पूछना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल होता है ना कि एक लड़की की शादी हो रही है, तो उसके पड़ोसियों से पूछा जाता है कि हाँ भाई लड़की कैसी है, या एक लड़का है तो लड़की वाले भी पूछेंगे कि भाई हाँ ये घर कैसा है। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, आसपास के लोगों से पूछना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे पूछेंगे कि भाई हाँ इनका गुस्सा, मतलब कितनी रेटिंग आप इनके गुस्से में देंगे, आप इनकी मतलब हैप्पीनेस पे कितनी रेटिंग देंगे। आप बहुत क्लोज लोगों से रेटिंग लेते हैं, ज्यादा लोगों से लिया जाता है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों से मतलब रिजल्ट निकाला जाता है। तो रेट करने वाले लोग जो होते हैं इसमें वो क्या बाइस्ड भी होते हैं। मतलब जो उस इंसान को बहुत अच्छा पसंद करते हैं मगर उनको पता है कि इस इंसान में कमियां हैं, फिर वो कमियां छुपाते हैं। और जो उस इंसान को पसंद नहीं करता उसमें पता है कि हाँ अच्छाइयां हैं, हम ये गलत बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बुराइयां करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि एक इफेक्ट देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं एक मिनट में आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक इफेक्ट देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं हेलो इफेक्ट, मतलब परिवेश प्रभाव। कि जिसमें क्या आता है कि भाई जिसमें ज्यादातर क्या होता है इसमें, मतलब लोग किसी एक मतलब अनुकूल या फिर प्रतिकूल विशेषक से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं। मतलब कि ये बायस्ड वाला जो रिजल्ट होता है इसे हम कहते हैं हेलो इफेक्ट। जो पॉजिटिव रिजल्ट होता है उसे हम कहते हैं हेलो इफेक्ट, और जो नेगेटिव होता है उसे हम कहते हैं डेविल इफेक्ट। ये भी आपके कोर्स में नहीं है, ये बहुत आगे जाके है, बहुत डीपली है, तो आप आगे पढ़िएगा इस चीज को। तो किसी को भी हमने देखा वो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, हमने बस देखा कि हाँ भाई ये जो बंदा है ये बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा होगा, ये हंसा रहा है, ये कॉमेडी कर रहा है, तो ये कॉमेडियन होगा। तो हम ये दूर से देख के पता चलता है, एक चीज को देखकर हम उसकी पूरी अच्छाइयां सोच लेते हैं कि हाँ ये अच्छा होगा। या फिर हम कोई एक चीज बुरी देख लेते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई इसकी पर्सनैलिटी हम असेसमेंट कर देते हैं कि हाँ ये भाई ये तो बंदा बहुत बुरा होगा। या अगर हम किसी इंसान को देख रहे हैं उस बंदे के ऊपर चिल्लाते हैं तो हम कहेंगे ये तो बंदा बड़ा गुस्सा वाला होगा। मतलब हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल में बात क्या होगी, हम ये जानने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बेसिकली मिडिल कैटेगरी बायस्ड लोग जो है मिडिल कैटेगरी यूज करते हैं। मतलब कि भाई अगर हम बोले कि इस बंदे को आप कहाँ पे रखेंगे, आप लोअर में रखेंगे, मिडिल में रखेंगे या हायर में रखेंगे, तो लोग हमेशा सोचते हैं यार मैं इसको क्यों ना एवरेज के, कहते हैं ना कि भाई 5 स्टार है तो 5 में से आप कितना देंगे, तो लोग सोचते हैं कि मैं एवरेज ही लिख देती हूँ। मतलब लोग ज्यादातर जो अपना रिजल्ट देते हैं वो एवरेज में देते हैं, ना ही तो पुअर में देते हैं और ना ही एक्सीलेंट में देते हैं। मतलब कि एवरेज, मतलब कि हाँ ठीक ठीक में वो लोग क्या करते हैं अपना मतलब रिजल्ट देते हैं, अपनी रेटिंग देते हैं ठीक ठीक है, ठीक ठीक में, जिसमें हम कहते हैं मध्य संवर्ग अभिनीति। मतलब कि इसमें क्या है कि लोग मध्य में ज्यादा विश्वास रखते हैं, मतलब मध्य बीच में उनको देंगे, बीच की स्थिति में रखेंगे। तो ये भी एक है। फिर उसके बाद आता है नाम निर्देशन, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेशन। नॉमिनेशन क्या है, ये बेसिकली हमारा पीयर असेसमेंट होता है। पीयर असेसमेंट मतलब कि हमारे दोस्त हो गए, ग्रुप हो गया हमारा, उनके असेसमेंट, मतलब दोस्तों से पूछा जाता है। जैसे कि ए और बी दो दोस्त हैं तो सी से पूछा जाएगा कि भाई ए और बी में से कौन अच्छा है। ए के साथ मतलब जैसे अब सी है, अब सी कहता है कि भाई मेरे को ए के साथ ये एक्टिविटी करनी अच्छी लगती है, मुझे ए के साथ पढ़ना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, मार्केट जाना अच्छा लगता है, मगर मुझे बी के साथ नहीं अच्छा लगता। या बी के साथ कुछ चीजें करनी अच्छी लगती है जो कि ए के साथ कुछ करनी अच्छी नहीं लगती। तो व्यक्ति से चुने गए व्यक्तियों के वर्ण के विशिष्ट कारणों के बारे में भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार गुणों को समझने के लिए प्राप्त नाम निर्देशनों का विश्लेषण किया जाता है। मतलब कि पता चल जाएगा कि भाई सी को इस बंदे के साथ ए के साथ पढ़ाई करना अच्छा लगता है तो वो पढ़ने में अच्छा होगा, या सी बोल देगा मुझे मार्केट जाना अच्छा लगता है तो हम कह देंगे बार्गेनिंग में अच्छा होगा, तो उसी को ही हम नाम निर्देशन कहते हैं। फिर आता है हमारा स्थिति परक परीक्षण, जिसे हम कहते हैं सिचुएशनल टेस्ट। अब इसमें क्या होता है सिचुएशनल टेस्ट में कि भाई इसे एक टास्क दे दिया जाता है। मतलब एक हम क्या कहते हैं कि भाई आप जो है ना, आप एक बंदा है, एक पर्सन है,
उसको स्ट्रेसफुल टेस्ट दे दो, इतना स्ट्रेस दे दो, इतना स्ट्रेस दे दो कि वो उस माहौल में कैसे रिएक्ट करता है, हमें ये देखना है। उसी को ही हम क्या कहते हैं, सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट, स्थिति परक दबाव परीक्षण। मतलब जैसे अगर हमें एक ऑफिस के किसी पर्सन का हमें टेस्ट करना है, तो हम उन ऑफिस के पर्सन से क्या कहेंगे कि जी आप ना इस पर्सन को आप इतना स्ट्रेस दो, जानबूझ के इतना स्ट्रेस दो, इतना स्ट्रेस दो कि हम देखना चाहते हैं कि ये स्ट्रेस में हंस रहा है, ये स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये स्ट्रेस को ओवरलोड तो नहीं कर रहा है, हम ये देखना चाहते हैं। तो बेसिकली ये टेस्ट ऐसे होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आएगा, एंड बहुत ही ईजी टॉपिक है ये। आप अच्छे से पढ़िए, अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिए हमारे साथ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।